नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो मेटल एंड नॉन मेटल्स का पार्ट 2 है और हम पिछले वीडियो से इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लास्ट वीडियो का लिंक दिया हुआ है। उससे पहले हमने एसिड बेस साल्ट ख़त्म किया है, फिर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ख़त्म किए हैं और एटॉमिक स्ट्रक्चर भी कंप्लीटली डिटेल्ड वे में फिनिश किया है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। इस वीडियो में हम जो मेटल एंड नॉन मेटल के बचे हुए पोर्शन हैं, जो मेटल का अपना कुछ बटा हुआ पोर्शन है, साथ में जो नॉन मेटल के इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उनको हम देखेंगे, जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक नॉच ऊपर हम देख रहे हैं कि जैसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जाता है क्वेश्चन, उससे थोड़ा सा बढ़ के देख रहे हैं कि अगर क्वेश्चन थोड़ा टफ भी पूछता है तो उनको हम कैसे टैकल करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम, इस लेक्चर में हम शुरुआत ही वहीं से करेंगे कि मेटल कहाँ से आया। हमने मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी को देखा, सोनोरस हैं, उनकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हैं, उनकी एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं, वो सब तो ठीक है। अब बताइए मिलता कहाँ से हमको, इनका अकरेंस कहाँ होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो मेटल्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। आप बोलेंगे क्या सिर्फ अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं? ऐसा नहीं है, वो सी वाटर में भी पाए जाते हैं, समंदर के। तो आप इसमें एक बड़ा सवाल उठाएंगे कि साहब समंदर के पानी में मेटल कैसे मिलेगा? तो अरे भाई, समंदर के पानी में हमको क्या मिलेगा? सोडियम क्लोराइड, हमको मिलेगा मैग्नीशियम क्लोराइड। तो अगर सोडियम मिल रहा है, मैग्नीशियम मिल रहा है, तो वो क्या है? वो मेटल है ना। अब डिफरेंट प्रोसेसेस से आप उसको प्यूरिफाई करिए तो वो प्योर फॉर्म में नहीं मिल रहा है। वो किस फॉर्म में मिल रहा है? कंबाइंड फॉर्म में मिल रहा है, या क्लोराइड या सल्फाइड के फॉर्म में मिल रहा है। तो ऐसे एलिमेंट्स या कंपाउंड्स, जो अर्थ क्रस्ट में नेचुरली फॉर्म होते हैं, अर्थ क्रस्ट में नेचुरली मिलते हैं, ऐसे एलिमेंट्स या कंपाउंड्स जो अर्थ क्रस्ट में नेचुरली मिलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम मिनरल्स बोलते हैं। कुछ कुछ जगह पे क्या होता है कि मिनरल में काफ़ी हाई परसेंटेज होता है किसी पर्टिकुलर मेटल का, और मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है वहाँ से, और वैसे मिनरल्स जो है उनको हम ओर बोलते हैं। अर्थ क्रस्ट में एलिमेंट्स या कंपाउंड किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? अर्थ क्रस्ट में नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, मिनरल के फॉर्म में। इसी मिनरल से अगर प्रॉफिटेबली, यानी कि प्रॉफिट के साथ, अगर हम 1 किलो मेटल निकाले तो उसमें 1 किलो में मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट बनता है और हम उस सिस्टम को आगे भी चला सकते हैं। तो वो जो प्रोसेस है वो अपना के, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस अपना के, प्रॉफिटेबली अगर मिनरल से हम मेटल निकाल पा रहे हैं तो इन मिनरल्स को हम बोलते हैं ओर। ओर्स आर द मिनरल्स, बट एवरी मिनरल्स एंड ईच एंड एवरी मिनरल इज नॉट द ओर। इतना हम समझ गए। अब जब हम मेटल को ओर से निकालना अगर चाहें तो ओर मेरे पास मिल गया, हमारे पास मिनरल था, हमारे पास कुछ ओर्स मिल गए। चलिए ठीक है, पहले हम देख लेते हैं ओर्स की लिस्ट देख लेते हैं कि जो ओर्स मिलते हैं कौन कौन ओर हैं और कौन कौन मेटल के ओर रेडली अवेलेबल होते हैं। सबसे पहला मेटल इंपॉर्टेंट जो है वो है एल्यूमिनियम। आप एल्युमिनियम के ओर्स पूछेंगे हमसे तो एल्युमिनियम का मैं 2 ओर बता पाऊंगा आपको। पहला ओर है बॉक्साइट, बॉक्साइट इज द ओर ऑफ एल्युमिनियम। दूसरा ओर केओलिनाइट, केओलिनाइट, ये किसका ओर है? एल्युमिनियम का ओर है। अब हम दूसरा मेटल लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंड मेटल जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए वो है आयरन। हम आयरन को लेते हैं तो आयरन के कौन कौन से ओर जानने लायक है? तो आयरन के मैं आपको 4 ओर बताऊंगा। और कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ देता है, ओर की लिस्टिंग दे देगी और पूछेगा कि फॉलोइंग में से कौन से ओर्स जो हैं आयरन के हैं या एल्यूमिनियम के हैं। तो आयरन वाले में बात करेंगे तो ये हो जाता है हेमाटाइट, फिर है मैग्नेटाइट, उसके बाद है सीडेराइट, और लास्ट वाला है आयरन पायराइट। आयरन पायराइट सबके फॉर्मूला भी देखेंगे तो थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे हेमाटाइट को हम देखेंगे तो Fe2O3 होता है, मैग्नेटाइट का Fe3O4 होता है, सीडेराइट का FeCO3 होता है, और पायराइट का FeS2 होता है। हमने 2 इंपॉर्टेंट मेटल्स को देखा। अब तीसरा मेटल देखते हैं जो और इंपॉर्टेंट है, वो है कॉपर। कॉपर को एक्सटेंसिवली हम कौन सी इंडस्ट्री में यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में यूज करते हैं।
कॉपर का देखेंगे तो इसका भी सबसे पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट ओर है उसको हम बोलते हैं कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट, इसका भी फॉर्मूला जो होगा हो जाएगा CuFeS2। इसके बाद जो ओर है उसको हम लिखते हैं मेलाचाइट। मेलाचाइट ओर जो है ये भी कॉपर का ओर है और इसका जो फॉर्मूला होता है थोड़ा लंबा क्रिस्टल वाला फॉर्मूला होता है CuCO3.CuOH होल ट्वाइस। तीसरा ओर जो कॉपर का इंपॉर्टेंट है वो है क्यूपराइट। क्यूपराइट, इसको हम लिखते हैं डायरेक्ट Cu2O से। चौथा ओर जो इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉपर ग्लैंस। दैट इज कॉपर ग्लैंस, इसका फॉर्मूला है Cu2S। हमने 3 इंपॉर्टेंट मेटल्स को देखा, चौथा मेटल भी देखेंगे जो हम लोग काफ़ी यूज़ किया करते हैं अपने केमिकल रिएक्शंस में। वो कौन सा मेटल है? दैट मेटल इज जिंक। अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक का सबसे इंपॉर्टेंट ओर जो है उसको हम बोलते हैं जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड जो है सबसे इंपॉर्टेंट ओर है, या फिर इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं स्फालेराइट। स्फालेराइट, स्फालेराइट, इसका सिंबल जो है दैट इज ZnS। जो कैलामाइन है, कैलामाइन है ये भी जो है जिंक का एक ओर है जिसको हम डिनोट करते हैं ZnCO3 से। उसके बाद हम देखते हैं जिंकाइट है। जिंकाइट है ये डिनोट होता है ZnO से। अगला मेटल हम देखते हैं और इंपॉर्टेंट मेटल हम देखते हैं वो है मरकरी। जो मरकरी का इंपॉर्टेंट ओर है उसको हम बोलते हैं सिनाबार और इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है HgS। उसके बाद हम देखेंगे टिन। टिन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो टिन का जो ओर होता है उसको हम बोलते हैं कैसीटेराइट। कैसीटेराइट, कैसीटेराइट, और इसका फॉर्मूला होता है SnO2। लास्ट में हम देख लेंगे गैलेना। गैलेना किसका ओर है? ये ओर है लेड का। और गैलेना का फॉर्मूला क्या होता है? गैलेना का फॉर्मूला होता है PbS। तो ये थोड़ा सा स्टैटिक हो गया एरिया, लेकिन ये भी याद कर रखना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी ओर से ही डायरेक्टली। ठीक है, तो हमने देख लिया कि मेटल का अकरेंस जो है आइदर मिनरल फॉर्म में होगा। तो मिनरल फॉर्म में होगा तो अगर हम उसको प्रॉफिटेबली निकाल पाते हैं तो किस फॉर्म में होगा? ओर फॉर्म में होगा। अब अगर ओर फॉर्म में वो एग्जिस्ट हो गया तो कौन कौन से ओर होंगे भाई, कौन कौन से मेटल के, वो भी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि मेटल की कुछ रिएक्टिविटी सीरीज होती है। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज होती है। रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है? रिएक्टिविटी सीरीज में यह होता है कि मेटल को हम एक ऑर्डर में सजाते हैं, एक घटते या बढ़ते क्रम में सजाते हैं, इस तरह से कि उनकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। जैसे सबसे पहला हम अगर मेटल लेते हैं वो लेते हैं हम पोटासियम, दूसरा मेटल हम लेते हैं सोडियम, तीसरा मेटल लेते हैं हम कैल्शियम या कहें तो एलिमेंट लेते हैं, फिर हम लेते हैं मैग्नीशियम, फिर हम लेते हैं एल्यूमिनियम, उसके बाद लेते हैं जिंक। इस तरह से हम इसको नीचे ले जाएंगे गोल्ड तक। ठीक है, तो ये जो सीरीज है दिस इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। उनकी रिएक्टिविटी की डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने इन मेटल्स को सजाया है। तो ये जो सीरीज होगी जिसमें हम मेटल्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी सजाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे? रिएक्टिविटी सीरीज बोलेंगे। ये आप ये समझ लीजिए क्या होता है। इसको जब हम यूज करेंगे आगे तब इसकी उपयोगिता समझ में आएगी कि हम ऐसे क्यों सजा रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल वेयर मेटल्स आर बीइंग अरेंज्ड इन अ सर्टेन ऑर्डर इन द वे ऑफ देयर रिएक्टिविटी। ठीक है, मतलब जो सबसे ज़्यादा रिएक्शन करेगा, जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो सबसे टॉप में होगा। वो कौन सा है? वो है पोटासियम। जो सबसे कम रिएक्टिव होगा वो कौन सा होगा?
वो हो जाएगा गोल्ड। वो कहाँ है? वो सबसे नीचे है पायदान पे। तो इसका मतलब ये सीरीज़ ये बताता है कि ऐसे एलिमेंट्स जो सबसे टॉप पे हैं उनका रिएक्शन सबसे ज़्यादा होगा, वो सबसे विगरसली होगा, सबसे फास्ट होगा, और जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं उनकी जो रिएक्टिविटी है थोड़ी स्लो होगी। तो इससे और क्या इन्फ्लुएंस आप निकाल सकते हैं? इससे एक और इन्फ्लुएंस निकाल सकते हैं कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, जैसे ये सब क्या होंगे? ये कभी भी फ्री स्टेट में आपको नहीं मिलेंगे। फ्री स्टेट मतलब कभी भी बिना और के फॉर्म में आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव हैं। ये आसपास जो भी चीज़ें होती हैं रिएक्शन करने लायक, उनसे रिएक्ट कर जाती हैं। लेकिन नीचे के सेगमेंट्स में जो होते हैं वो आपको जनरली फ्री स्टेट में मिलते हैं। आपको ज़्यादा उसमें माथापच्ची नहीं करनी पड़ती है और से निकालने के लिए या उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, प्यूरीफाई करने के लिए। लेकिन जो ऊपर वाले हैं, जो ज़्यादा रिएक्टिव हैं, उनमें दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है। उसमें हमको प्यूरिफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट प्रोसेसेस लेने पड़ते हैं। एज फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि ऊपर वाले जो हैं आइदर वो आपको ऑक्साइड फॉर्म में मिलेंगे, आइदर वो आपको जो है वो सल्फाइड फॉर्म में मिलेंगे, या फिर वो आपको कार्बोनेट फॉर्म में मिलेंगे। वो एज इन फ्री स्टेट अवेलेबल नहीं होते हैं। तो इन ओर्स को जो फ्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं हैं उनको निकालने के लिए हम कुछ टेक्निक्स अडॉप्ट करते हैं, राइट? हम कुछ टेक्निक्स अडॉप्ट करेंगे। वैसे टेक्निक्स क्या है? हमको हेल्प करेंगे कि हमारे पास तो हम जो और एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स यूज करेंगे दैट विल टोटली डिपेंड ऑन कि मेटल की स्थिति क्या है इस रिएक्टिविटी सीरीज में। यानी कि अगर मेटल जो है इस एरिया में मिलेगा हमको, तो ऑलरेडी वो फ्री स्टेट में रहेगा, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी इतनी कम है कि वो दूसरे से रिएक्शन नहीं करेगा। मिडिल वाला जो है वो जनरली ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ऊपर वाला जो है वो भी किसी न किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। वो हम देखेंगे किस तरह से हम लोग इसको 3 भाग में डिवाइड करते हैं, ब्रॉड क्लासिफिकेशन करते हैं कि हमारे पास जो रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल हैं उनको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट वो जो एकदम हाई रिएक्टिविटी शो करते हैं। दूसरे टाइप के वो जिनकी रिएक्टिविटी जो है मीडियम कैटेगरी की है। तीसरे टाइप वो जिनकी एकदम कम रिएक्टिविटी है। रिएक्टिविटी जिनकी सबसे कम रिएक्टिविटी है। तो जब अगर किसी की हाई रिएक्टिविटी है तो उसको हम जनरली यूज़ करते हैं। उसमें कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? उसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस यूज़ करते हैं। अगर कोई मीडियम रिएक्शन वाला है जो मिडिल में लाई करता है, कुछ इन एरियाज़ में लाई करता है, तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? उसके लिए जो मेथड हम यूज़ करते हैं वहाँ पे 2 तरह के टाइप एग्जिस्ट करते हैं। आइदर वो कार्बोनेट में एग्जिस्ट करेंगे या फिर वो सल्फाइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, अगर वो कार्बोनेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे तो हम उसमें जो मेथड लगाते हैं उसको हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। जो सल्फाइड ओर से एक्सट्रैक्ट करने में जो मेथड हम यूज करेंगे उसको हम बोलते हैं रोस्टिंग। इन दोनों से, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से हमारा मकसद क्या होता है कि हम जो रेडीली अवेलेबल ओर है, चाहे वो सल्फाइड ओर है या कार्बोनेट ओर है, अगर सल्फाइड है तो हम रोस्टिंग करवा रहे हैं, अगर कार्बोनेट है तो कैल्सिनेशन करवा रहे हैं। इसको हम किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं? इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं ऑक्साइड फॉर्म में। तो जो हमारे सल्फाइड और कार्बोनेट ओर्स हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं ऑक्साइड फॉर्म में, जिसका हम फर्दर रिडक्शन करते हैं और वो फिर प्यूरिफाई हो जाता है। जो लो प्रोडक्टिविटी जोन में हैं, जो लो रिएक्टिविटी जोन में जो मेटल्स हैं वो जनरली पाए जाते हैं किस फॉर्म में? वो अगर हम देखेंगे तो वो जनरली पाए जाते हैं सल्फाइड ओर के फॉर्म में। वो हमको मिलेंगे सल्फाइड ओर के फॉर्म में। अगर सल्फाइड ओर के फॉर्म में मिलेंगे तो आइदर हम उनको क्या करते हैं, डायरेक्ट हीट करके निकालते हैं, या फिर उनकी हम करते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग करते हैं। सल्फाइड वाले की हम रोस्टिंग करेंगे, कार्बोनेट वाले की हम कैल्सिनेशन करेंगे। याद रखने के लिए आप ये याद रखिए कि कार्बोनेट का C और कैल्सिनेशन का C, ठीक है, और इससे पहले क्या आता है? R आता है। तो सल्फाइड अगर है तो उसकी रोस्टिंग हो जाएगी। तो ये रोस्टिंग और कैल्सिनेशन जो है मेथड है प्यूरिफिकेशन का। तो रोस्टिंग से क्या होगा, हमको यहाँ
मेटल रिफाइन होके मिलेगा। तो अब आप पूछेंगे कि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन भी बता ही दीजिए कि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन होता क्या है। तो दोस्त, रोस्टिंग जो है ऐसा प्रोसेस होता है, रोस्टिंग ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, ओर को कंटिन्यूअसली हीट करते जाते हैं, ओर को कंटिन्यूअसली हीट करते हैं, लेकिन ये ध्यान रखते हैं कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो नहीं पहुंचे, वो रीच ना हो। मतलब किसी भी ओर को अगर हम इतना हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, अगर हम ओर को कंटिन्यूअस हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर और इतना टेम्परेचर देते हैं कि टेम्परेचर उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम हो, तो वो क्या हो जाएगा, वो रोस्टिंग हो जाएगा। अगर कैल्सिनेशन की बात करें तो जस्ट ऑपोजिट होता है। अगर ओर को हम कंटिन्यूअस हीट कर रहे हैं, ठीक है, ओर को कंटिन्यूअस हम हीट किए जा रहे हैं, कब तक हीट करते हैं, जब तक जो इसके वोलेटाइल मैटर्स हैं, इसके जो वोलेटाइल मेटल्स हैं, जो उड़ने वाले पदार्थ हैं, वो उड़ जाएंगे इसके ऑक्साइड को छोड़ के। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो कैल्सिनेशन जो है ऐसा प्रोसेस है जिसको हम इन एब्सेंस ऑफ एयर करते हैं, इन एब्सेंस ऑफ एयर करते हैं। इसमें क्या होता है, हम ओर को हीट करते हैं और इतना हीट करते हैं कि वोलेटाइल मेटल जो है वो इस्केप हो जाता है ऑक्साइड को पीछे छोड़ के। तो हमने रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बारे में थोड़ा थोड़ा देखा। अब हम देखते हैं एक और नया प्रोसेस जो ओर में हम लोग यूज़ करते हैं, जो हमने यहाँ नहीं लिखा है, वो जनरली हम सल्फाइड से के लिए यूज़ करते हैं। तो वो मेथड जो है वो है फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन में क्या होता है, ये जो सल्फाइड ओर्स हैं, सल्फाइड ओर्स हैं, इन ओर्स में जो गंदगी रहती है, इस गंदगी को हम एक पर्टिकुलर नाम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं गैंग, GNGUE। ये जो गैंग है, मेटल प्रोसेसिंग का जो पार्ट है, सब मेटलर्जी वाले अगर आप होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा, या अगर इंडस्ट्री में होंगे तो आपको पता होगा। गैंग जो है ये कॉम्बिनेशन है अलग अलग तरीके का, जो इम्प्यूरिटी है उसका ये फॉर्म है गैंग। तो गैंग को सल्फाइड ओर से सेपरेट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें जो है मेटल ओर को एक जो उसका एक्वा सॉल्यूशन है या उसका जो पानी है, पानी के साथ रख के उसमें हम क्या बुलबुला देते हैं, उसमें हवा देते हैं। तो कुछ ऐसा प्रोसेस होता है कि ऊपर छन के आ जाता है जो उसका। तो अगर परीक्षा की दृष्टि से देखें तो ये फ्रोथ फ्लोटेशन, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, ये आपको आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोसेसेस बाय विच मेटल्स कैन बी यूज्ड टू सेपरेट फ्रॉम इट्स ओर। तो इसमें ऐसा लिख सकते हैं, इतना डिटेल से नहीं जाएगा कि फ्रोथ फ्लोटेशन होता ही क्या। अब हम आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमने रिएक्टिविटी सीरीज देखी। तो रिएक्टिविटी सीरीज का एक सबसे इंपॉर्टेंट पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि एक रिएक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बारे में हमने आपको बताया था। जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं, इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रिएक्टिविटी सीरीज कुछ काम करती है। इसमें क्या होता है कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, जो इन द टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज हैं, वो क्या करते हैं, वो डिस्प्लेस करते हैं ऐसे मेटल जिनकी रिएक्टिविटी कम है उनके सॉल्ट से। कहने का मतलब, अगर दो जगह पे अगर सपोज दो नेता है, एक ये है एक ये है, तो इस नेता का वजन जो है ज़्यादा भारी है इस नेता से। तो जहाँ भी पार्टी फंक्शन में साथ में रहेगा, क्या होगा, इसके साथ जो लोग हैं वो इसके साथ चले जाएंगे, पहले नेता के साथ चले जाएंगे। समझिए होता क्या है। एज फॉर एग्जाम्पल MnO2 प्लस एल्यूमिनियम, इन दोनों को अगर रिएक्ट कराएं हम, तो MnO2 क्या है यहाँ पे, MnO2 है मैंगनीज डाइऑक्साइड, ठीक है, मैंगनीज डाइऑक्साइड। और ये जो है ये सिंपल एल्यूमिनियम है, नॉर्मल एल्यूमिनियम है। इसको जब हम रिएक्ट कराएंगे तो आप याद करिए जो रिएक्टिविटी सीरीज थी, अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज को आप खोल के देखेंगे तो आप देखिएगा उसमें कि पहला पोटासियम है, फिर सोडियम है, उसके बाद कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है, राइट। तो जो फिर MnO2 है, इसको हम जैसे ही एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जो ऊपर है, कौन सा है ऊपर, मैग्नीशियम है, और एल्यूमिनियम उसके नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में। तो इसमें क्या होगा कि मैग्नीज जो है एल्यूमिनियम को उसके कंपाउंड से रिप्लेस कर देगा, या फिर जो नीचे वाला एलिमेंट है वो क्या करेगा, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेगा। अब ये जो आपके पास कंपाउंड बनेगा इस रिएक्शन के बाद, आप देखेंगे तो वो कंपाउंड बनेगा Mn प्लस Al2O3 प्लस हीट। आप बोलेंगे रिएक्शन को बैलेंस कर दो, तो रिएक्शन को हम बैलेंस कर देते हैं यहाँ 2,
अगर 4 हो गया तो इधर 4 डालेंगे, फिर इधर 3 देंगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6, ये बैलेंस हो गया। ये इस रिएक्शन से हम क्या देखते हैं कि ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। मतलब कि जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से रिप्लेस कर देता है, ठीक है। तो अगर कोई रिएक्शन है केमिस्ट्री में तो ज़रूरी है कि क्या वो रिएक्शन तक ही सीमित रहे, लैब तक सीमित रहे? बिल्कुल नहीं। उस रिएक्शन को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए यूटिलाइज करते हैं। तो इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग यूज़ करते हैं कहाँ पे? हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि उसको हम प्रैक्टिकली जो यूज़ करते हैं वो कहें तो रेलवे की जो पटरियाँ होती हैं, रेलवे के जो ट्रैक्स होते हैं, उनको वेल्ड करने के लिए यूज़ होते हैं। तो उस रेलवे ट्रैक की वेल्डिंग में चाहे क्रैक हो या चाहे नया पार्ट ऐड करना हो, तो उसकी वेल्डिंग में हम लोग यूज़ करते हैं। तो ऐसा रिएक्शन, जो रिएक्शन हम उसमें यूज़ करते हैं रेलवे के ट्रैक को या के ट्रैक में जो क्रैक आया है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए या कुछ नया मशीन पार्ट्स में वेल्डिंग के लिए, तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट रिएक्शन, प्लीज नोट दिस। जो थर्मिट रिएक्शन है ये रिएक्शन हम लोग किस में यूज़ करते हैं? रेलवे में यूज़ करते हैं। तो इसका जो रिएक्शन होता है थर्मिट रिएक्शन, ये होता है Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम। ये जो होगा वो क्या देगा? ये इसको रिड्यूस कर देगा, मतलब इससे ऑक्सीजन हटा देगा। तो क्या बन जाएगा? Fe प्लस Al2O3 प्लस हीट। खास बात क्या है कि ये रिएक्शन जो होते हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होगा, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा वो कौन सा रिएक्शन होगा? विल दैट बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन? तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होगा वो कौन सा रिएक्शन होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, रिएक्शन वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो बस आपके कॉन्टेक्स्ट सेटिंग के लिए है ताकि आपको पता चले कि हो क्या रहा है। ये सब रिएक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस रिएक्शन के बाद जो हो रहा है, जैसे इसमें मैंने बताया कि एक्सोथर्मिक है। मेटल वाले में मैंने बताया था मेटल और मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन जब एसिड से करा रहे थे तो गैस क्या निकल रहा था, वो इंपॉर्टेंट है, वो पूछते हैं लोग, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं मेटल्स, ठीक है, तो उनके लिए हम कार्बन को रिड्यूस करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, इससे पहले आपको बता दें कि कार्बन जो है कभी कभी क्या होता है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ होता है, ठीक है। जो कार्बन यानी कि कोक के फॉर्म में होता है, कोक जो आप पीते हैं वो नहीं, बल्कि कोयले को सही तापमान पे गर्म करके उसकी इम्प्योरिटीज़ को निकाल दिया जाता है, उसको एनरिच कर दिया जाता है और डायरेक्ट यूसेज के लिए बन जाता है, चाहे हम फर्नेस में यूज़ करें या किसी अन्य जो हमारे प्रोसेसेस के इक्विपमेंट्स हैं वहाँ यूज़ करें, ताकि बर्न होने के बाद उसमें जो रेसिड्यू बचे वो हार्मफुल ना हो, डेंजरस ना हो और कोरोड ना करे। तो उसके लिए हम कोक बनाते हैं कोयले से। कोयले से जब हम कोक बना चुके हैं तो इस कोक का यूज़ करते हैं हम किसके लिए? मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए, मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए। तो मेटल ऑक्साइड रिड्यूस होकर क्या बनेगा? ये नॉर्मल मेटल बनेगा। आपको पता होना चाहिए रिडक्शन प्रोसेस क्या होता है। रिडक्शन प्रोसेस इज नथिंग बट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम बोलते हैं रिडक्शन। उसमें कोक का बहुत बड़ा योगदान होता है। कोक समटाइम्स इज यूज्ड एज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट टू कन्वर्ट मेटल ऑक्साइड इनटू इट्स मेटल्स। और जो आपने लास्ट में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा, दैट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑल्सो यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट्स फॉर व्हाट? फॉर कन्वर्टिंग मेटल ऑक्साइड्स इनटू मेटल। आप यहाँ एग्जांपल में देख ही चुके हैं कि मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूज़ किया। चाहे आप ये रिएक्शन देखिए, चाहे ये रिएक्शन देखिए। तो मोटा मोटी जो हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रहे थे, जो हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी, उसका सिग्निफिकेंस ये था कि हम लोग किसके बारे में पढ़ें? हम लोग इसके बारे में पढ़ें कि उसको मेटल ऑक्साइड से मेटल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा टास्क ये है कि हमारे पास मेटल मिले। तो अब हम यहाँ से और ज़्यादा नहीं भटकेंगे। अब हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस पढ़ेंगे जो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ये हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं, उन मेटल्स के साथ यूज़ करते हैं जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव। इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि कार्बन जो है उनका बाल भी बांका नहीं कर पाता है। उनका क्या होता है? उनकी एफिनिटी जो है ऑक्सीजन के साथ बहुत ज़्यादा होती है। तो जब अगर कार्बन आएगा, अगर सपोज आप हैं, आपके दोस्त हैं,
तो आपकी एफिनिटी अगर इस दोस्त के साथ होगी तो कोई तीसरा दोस्त या अगर आएगा बीच में तो वो इसका प्लेस नहीं ले सकता है। तो वही होता है हाईली रिएक्टिव मेटल में। हाईली रिएक्टिव मेटल ऑलरेडी सेटिस्फाइड रहता है अपने ऑक्सीजन से, वो कार्बन को एक्सेप्ट ही नहीं करता है। लेकिन दूसरे मेटल क्या हैं, ऑक्साइड को भगा के कार्बन को अडॉप्ट करते हैं, कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। यहां पे क्या होता है कि दे हैव हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। तो इसके कारण हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता है, आप देखिएगा, इसका प्रोसेस पढ़ लीजिएगा, डिटेल में नहीं जाएंगे, काफी वीडियो लंबा हो जाता है। हम सिर्फ इतना जानेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में क्या होता है कि जो मेटल्स हैं वो कहां जमा हो जाते हैं, कैथोड पे जमा हो जाते हैं। कैथोड पे प्योर मेटल्स जमा हो जाते हैं, प्योर मेटल्स जमा हो जाते हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो इस रिडक्शन से एक आध ऐसा बताइए मेटल जो इसमें यूज करते हो। तो हम एल्यूमिनियम को काफी इससे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन यूज करते हैं उसमें। ठीक है, एल्यूमिनियम के साथ आप देखेंगे कि हम लोग कॉपर और जिंक में भी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन यूज करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आपने आयरन के ओर्स को देखा था, हमने आयरन के ओर्स को देखा था। कौन कौन से ओर्स हैं आयरन के? आयरन के जो इंपॉर्टेंट ओर्स हैं उसमें आप देखेंगे हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट और आयरन पायराइट। 4 ओर्स थे किसके? आयरन के। अगर हम देखें तो आयरन 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हमारे सराउंडिंग में। एक होता है पिग आयरन, एक होता है रॉट आयरन। जो पिग आयरन होता है, पिग आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। पिग आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। इतना प्योरेस्ट फॉर्म है कि इसमें जो कार्बन कंटेंट है, जो कार्बन कंटेंट है दैट इज लेस देन 0.08%। जो पिग आयरन है उसमें कार्बन कंटेंट जो है वो 0.08% से भी कम है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमने ये पढ़ा था कि आयरन बेसिकली 4 ओर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कौन कौन सा ओर है उसका? आपने उसका ओर पढ़ा होगा, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट और आयरन पायराइट। लेकिन आप ये भी देखेंगे कि आयरन बेसिकली 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कौन सा का फॉर्म होता है? पिग आयरन और रॉट आयरन। तो अगर आपको पूछेगा कि ऐसा फॉर्म बताइए जो सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म होता है आयरन का, तो वो फॉर्म क्या है? रॉट आयरन। रॉट आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। रॉट आयरन प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन कैसे है? तो ये जो होता है ये कमर्शियल फॉर्म होता है आयरन का। ये जो होता है ये कमर्शियल फॉर्म होता है। इसमें जो आयरन कंटेंट होता है, जो कार्बन कंटेंट होता है दैट इज लेस देन 0.08% ऑफ कार्बन। उसके अंदर जो इम्प्योरिटी होती है, जो कार्बन का कंटेंट होता है दैट इज लेस देन 0.08%। और कैसे प्रिपेयर होता है? ये कास्ट आयरन से प्रिपेयर होता है। कास्ट आयरन का क्या करते हैं हम? उसमें इम्प्योरिटीज़ को हम ऑक्सीडाइज करते हैं। जैसे इम्प्योरिटीज़ को ऑक्सीडाइज करते हैं ऐसे फर्नेस में जिसमें हेमाटाइट की लाइनिंग होती है। इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। सीधा सवाल आपसे पूछेगा व्हाट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, तो रॉट आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। कहाँ से बनता है? कास्ट आयरन से बनता है। कितनी इंप्योरिटी है? लेस देन 0.08% की उसमें इंप्योरिटी है। अब आप पूछेंगे कि कास्ट आयरन क्या होता है, तो कास्ट आयरन भी आपको पता होना चाहिए। कास्ट आयरन क्या होता है? कास्ट आयरन जो होता है काफ़ी हार्ड होता है और ब्रिटल होता है। ब्रिटल मतलब ये मेलिएबल नहीं होता है रॉट आयरन की तरफ, मतलब कि आप उसका शीट नहीं बना सकते हैं। जैसे आप इस पे ज़्यादा प्रेशर देंगे तो ये टूट जाएगा। कोयले पे ज़्यादा अगर प्रेशर मारते हैं, हथौड़ा मारते हैं तो क्या होता है? टूट जाता है। लेकिन लोहे पे हथौड़ा मारते हैं तो टूटता नहीं है, वो क्या होता है? चिपटा होता जाता है। लेकिन जो कास्ट आयरन है इसको अगर ज़्यादा हथौड़ा मारेंगे ना तो वो ब्रिटल होता है, वो टुकड़ा होने की स्थिति में आ जाता है। ठीक है, इसको बनाते कैसे हैं? इसको हम लोग बनाते हैं, पिग आयरन को हम लोग मेल्ट करते हैं। किसके साथ? आयरन के स्क्रैप के साथ। इसके साथ साथ जो कोक है, जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन था, जो हमने कैसे ऑब्टेन किया था? कोयले से कोक बनाया था। इन तीनों को हम मिलाते हैं किसमें? एक फर्नेस में, उसमें हम एयर ब्लास्ट डालते हैं। इतनी ज़रूरत नहीं है। जो कास्ट आयरन है इसका आयरन परसेंट जो होता है वो 3% ऑफ कार्बन कंटेंट होता है। 3% ऑफ कार्बन कंटेंट होता है
कास्ट आयरन में, ठीक है। तो इसका मेनली यूज जो होता है, इस कास्ट आयरन का यूज होता है रेलवे स्लीपर बनाने में या खिलौने बनाने में, स्टोव्स बनाने में, ठीक है। तो इस तरह से हमने कास्ट आयरन और रॉट आयरन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब हम कुछ और ओर्स को देखते हैं जो शायद हमने लास्ट में नहीं कंसीडर किया था। एक और काफी इंपॉर्टेंट है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का एक और होता है जिसको हम बोलते हैं कोरंडम। इसका दूसरा और जो होता है वो होता है बॉक्साइट, क्रायोलाइट या फेल्डस्पार। तो एल्युमिनियम का देखेंगे तो कोरंडम, बॉक्साइट, क्रायोलाइट और फेल्डस्पार। तो एल्युमिनियम के कोरंडम का एक इंपॉर्टेंट और है, वो क्या है? वो ऐसा मिनरल है जिसको हम बोलते हैं सफायर। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है Al2O3। जनरली ये जो पाया जाता है ये एल्युमिनियम ऑक्साइड के या एल्युमिनियम डाइऑक्साइड के क्रिस्टल्स में पाया जाता है। एल्युमिनियम डाइऑक्साइड के क्रिस्टल्स में पाया जाता है। इसमें क्या क्या होता है? आयरन, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये सब होता है इसमें। इसके अंदर हम थोड़ी इंप्योरिटी ऐड करते हैं क्रोमियम ऑक्साइड की। सफायर के अंदर हम एक इंप्योरिटी ऐड करते हैं क्रोमियम ऑक्साइड की। अब एकदम फैक्चुअल नेचर सवाल है और पूछता है, जो सफायर है वो एल्युमिनियम ऑक्साइड से बना हुआ है, उस सफायर में हम क्रोमियम ऑक्साइड ऐड करते हैं। क्यों? तो सफायर का जो ओरिजिनल कलर है वो होता है ब्लू। जैसे ही हम उसमें क्रोमियम ऑक्साइड मिक्स करेंगे तो वो हो जाता है रेड इन कलर। जैसे ही वो रेड इन कलर होगा तो इसका नाम हम कह देते हैं ये रेड कोरंडम है। सिर्फ इतने से तो चलेगा नहीं काम। जब रेड कोरंडम है तो इसको हम दूसरा नाम बोलेंगे रूबी और सफायर। ये दोनों जो हैं किसके ओर्स हैं? ये एल्युमिनियम के ओर्स हैं, ठीक है। ये कभी कभी पूछा जाता है, एल्युमिनियम थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे समझने के लिए है, वो है एलॉयज का। एलॉयज क्या होते हैं? एलॉयज में क्या होते हैं कि आइदर मेटल या मेटल का मिक्सचर है, मेटल या नॉन मेटल का मिक्सचर है। अब सवाल है कि हम मेटल या नॉन मेटल का रिएक्शन क्यों कराते हैं, उसका मिक्सचर क्यों बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं ताकि उसकी जो प्रॉपर्टी है ना, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको इन्हांस किया जा सके, उसको हमारे यूज लायक बना सके। अगर लोहे में जंग लग रहा है तो ऐसा कुछ ऐड करके उसको जंग रोधक बनाया जा सके, तभी तो हम बिल्डिंग में यूज कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आपको बर्तन बनाना है तो बर्तन चमकदार रहने हैं, गंदे नहीं रहने हैं। उसमें हम कुछ मिक्स करते हैं ताकि उसकी चमक आ जाए, ठीक है। तो एलॉयज ऐसे सब्सटेंसेस हैं या कहें तो ऐसे होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें मेटल या नॉन मेटल का मिक्सचर किया जाता है ताकि उनकी प्रॉपर्टी को हम इन्हांस कर सकें। तो अब कौन कौन से एलॉयज हैं, उनकी जो उनके कंपोनेंट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं और हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है पढ़ना, वो अब देखेंगे। ये एक लिस्ट है, इस लिस्ट को आप बना के रख लीजिए। कम से कम 10 बार 15 बार पढ़िएगा, एक क्वेश्चन 100% आएगा इससे। तो पहला एलॉय जो बनता है हमारा वो है ब्रास। ब्रास जो एलॉय है वो किससे बनता है? कॉपर प्लस जिंक से। इसका यूज कहां होता है? इसका यूज आप देखेंगे इलेक्ट्रिक प्लग में होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक प्लग बनाने में, सॉकेट बनाने में, जनरली वाल्व्स जो होते हैं उसके अंदर का जो कंपोनेंट होता है वो ब्रास का ही होता है। या फिर जो ताले हैं, घर का ताला जो लॉक है, लॉक भी ब्रास से बना हुआ होता है। जो गियर्स होते हैं तो क्या है? कॉपर और जिंक से बनता है ब्रास इज एन एलॉय। दूसरा एलॉय जो है दैट इज इंपॉर्टेंट, वो है ब्रॉन्ज। हमेशा लोगों को कंफ्यूजन होता है ब्रास और ब्रॉन्ज में। ब्रॉन्ज जो होता है वो बना होता है कॉपर और टिन से। जो ब्रॉन्ज होता है इससे हम लोग क्या बनाते हैं? इससे हम लोग काफ़ी ऑटोमोबाइल में इसको यूज़ करते हैं। ऑटोमोबाइल में यूज़ करते हैं, इससे कॉइन्स बनाते हैं, सिक्के बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यूज़ करते हैं कि इसको याद करने का तरीका है। ब्रास और ब्रॉन्ज में जब भी कंफ्यूजन हो
तो इसमें देखिए जेड है क्या, इसमें ब्रास में जेड नहीं है तो जेड यहां पे आ गया। ब्रॉन्ज में जेड है तो यहां जेड नहीं आया। कॉपर दोनों में होगा, जेड उसमें होगा जिसमें जेड नहीं है, टी उसमें होगा जिसमें ऑलरेडी जेड है। तो इस तरह से आप ब्रॉन्ज और ब्रास में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं याद करने के लिए, जो कि हमेशा कंफ्यूजिंग रहता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो हमारा एलॉय है वो है स्टील। स्टील कैसे बनाते हैं हम? आयरन में हम कार्बन मिक्स करते हैं, सर्टेन परसेंटेज ऑफ कार्बन इज मिक्स्ड विथ आयरन, तो उसके बाद जो बनता है वो बनता है स्टील। और इसी स्टील को हम लोग यूज़ करते हैं ब्रिज बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, आपका जो टीएमटी बार होता है उसको बनाने में, ठीक है। तरह तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जो है बड़े बड़े स्टील ही यूज़ होता है। इस स्टील को थोड़ा सा और रिफाइन करते हैं हम, किसमें? स्टेनलेस स्टील में। स्टेनलेस स्टील में तो आप जो कार्बन डाल रहे थे आयरन में, इसका क्या यूज होगा? कार्बन जो होता है उसके हार्डनेस को बढ़ाता है, क्योंकि अगर सिर्फ प्योर मेटल रहेगा तो सॉफ्ट होगा वो, और कार्बन जो होता है ब्रिटल इन नेचर होता है, तो वो क्या है, उसके हार्डनेस को बढ़ाएगा। जब हार्डनेस को बढ़ाता है तो हार्डनेस से उसका बढ़ता है स्ट्रेंथ। जब स्ट्रेंथ बढ़ गया, लेकिन आपको यह देखना होगा कि यह कार्बन एक उचित मात्रा में ही जाए, क्योंकि अगर कार्बन का परसेंटेज बढ़ाया तो मेटल विल टर्न इनटू अ ब्रिटल। आप देखते होंगे बहुत सारा जो सरिया है, रॉड है, वो क्या है, बिल्डिंग बनाते बनाते ही फट जाता है बीच से। इसके लिए फट जाता है क्योंकि उसके कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में जो है वो कार्बन की मात्रा ज़्यादा डाल दी गई है। उसके बाद क्या होता है, अगर आप कार्बन ज़्यादा डाल दें तो दो आयरन के टुकड़े को हम वेल्डिंग करते हैं, तो ये वेल्डिंग नहीं हो पाएगी ज़्यादा कार्बन डालने से, ठीक है। तो ये यूज़ हो गया कार्बन का। अब हम क्या करेंगे, इसी आयरन और कार्बन में दो चीज़ और डालेंगे। इसमें हम डालेंगे क्रोमियम और हम इसमें डालेंगे निकल। आप पूछेंगे भाई साहब क्रोमियम और निकल डाल क्यों रहे हैं? तो क्रोमियम देखो हमको क्या हेल्प करेगा ना, क्रोमियम कोरोजन से हेल्प करेगा, सी कोरोजन से हेल्प, क्रोमियम सी से, कोरोजन सी से। तो क्रोमियम जो है उसमें कोरोजन नहीं लगने देगा, यानी कि उसमें जंग नहीं लगने देगा, जंग रोधक बना देगा उसको। इसके साथ साथ टेम्परेचर रेसिस्टेंस क्षमता जो है उसकी, टेम्परेचर रेसिस्टेंस क्षमता जो है उसकी, उसको काफ़ी हद तक इन्हांस कर देगा। क्या डालने से? क्रोमियम डालने से। अब आप पूछेंगे निकेल का क्या यूज़ है? निकेल जब हम ऐड करते हैं तो जो स्टेनलेस स्टील है वो नॉन मैग्नेटिक हो जाता है। स्टेनलेस स्टील जो है वो नॉन मैग्नेटिक हो जाता है। तो निकेल को डालने से जो स्टील है वो नॉन मैग्नेटिक हो जाता है। लेकिन सिर्फ इतने पे हम सीमित नहीं रहेंगे, इसमें एक और हम कंपाउंड ऐड करेंगे, वो है हमारा मैंगनीज। हम इसमें मैंगनीज भी ऐड करेंगे। तो मैंगनीज ऐड करने से क्या होगा, तो मैंगनीज को जो है हम एटलीस्ट 1% से थोड़ा कम ऐड करते हैं, क्योंकि ये भी ऐसा एलिमेंट है जो हमको किसी भी हमारा जो मेटल है उसको नॉन मैग्नेटिक बनाता है, नॉन मैग्नेटिक बनाता है। नॉन मैग्नेटिक बनाने का बहुत फ़ायदा होता है, फिजिकली भी और केमिकली भी। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, आप इतना जान लीजिए कि जो स्टेनलेस स्टील बनेगा अब हमारे पास, स्टेनलेस स्टील में क्या हो जाएगा, स्टील हो गया आपके पास। स्टील में क्या था, स्टील में आयरन था प्लस कार्बन था। इसके साथ साथ आपने इसमें ऐड कर दिया क्रोमियम प्लस निकेल प्लस मैंगनीज। तो हमारे पास क्या बन के आ गया, हमारे पास बन के आ गया स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील जो बना वो आयरन प्लस कार्बन प्लस क्रोमियम प्लस निकेल प्लस मैंगनीज हो गया, ठीक है। तो जनरली इसका हम स्टेनलेस स्टील का यूज़ कहाँ करते हैं, बर्तन बनता है घर का, सर्जिकल इक्विपमेंट बनते हैं, ठीक है। उसके बाद जो एरोस्पेस एप्लीकेशन है वहाँ पे यूज़ होता है, स्टोरेज टैंक बनता है स्टेनलेस स्टील का। अब हम देखते हैं अगला एलॉय जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज सोल्डर। सोल्डर में कौन कौन से दो मेटल होते हैं, उसमें होता है टिन और उसमें होता है लेड। टिन और लेड मिला के बनता है सोल्डर। सोल्डर का यूज़ कहाँ हम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ करते हैं। अगला जो हमारे काम का एलॉय है वो है जर्मन सिल्वर। जो जर्मन सिल्वर होता है, जर्मन सिल्वर किस चीज़ से बना होता है, जर्मन सिल्वर बना होता है कॉपर से, ये बना होता है निकल से, और ये बना होता है जिंक से। तो जर्मन सिल्वर बना हुआ होता है कॉपर प्लस निकल प्लस
जिंक से। इसको हम यूज़ करते हैं जनरली ऑर्नामेंट में, या फिर जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसमें यूज़ करते हैं हम लोग। जो डेकोरेटिव आर्टिकल्स होते हैं सजाने वाले, वो जर्मन सिल्वर से ही बनाए जाते हैं। थोड़ी सी ये इमिटेट करता है नॉर्मल सिल्वर से, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इन सब पर्पस में। अगला एलॉय जो इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड गन मेटल। जो गन मेटल है ये इंपॉर्टेंट है। तो गन मेटल किस चीज़ से बनता है? गन मेटल बनता है कॉपर से, जिंक से और टिन से। कॉपर प्लस जिंक प्लस टिन मिला के जो बनता है वो क्या बनता है? वो गन मेटल बनता है। गन मेटल का यूज़ कहाँ होता है? गन नाम ही हुआ है भाई, तो नाम हुआ है तो गन बनेगा उससे। सिर्फ गन ही नहीं बनता, उससे बहुत चीज़ बनता है, जैसे वाल्व्स हैं, गियर्स हैं, ठीक है, वाल्व्स है, गियर्स है, और इसमें आप ऐड कर सकते हैं कि मशीन के काफ़ी मशीन के पार्ट्स भी बनते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट और एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला चीज़ वो है ड्यूराल्यूमिन। ड्यूराल्यूमिन एलॉय जो है वो सबसे पहली चीज़ तो किस चीज़ से बना हुआ है? तो ड्यूराल्यूमिन जो है ये बना होता है एल्यूमिनियम से। ये बना होता है एल्यूमिनियम से। इसके साथ क्या होता है? इसके साथ होता है मैंगनीज, इसके साथ होता है कॉपर, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, कॉपर, मैग्नीशियम और आयरन। इन सब चीज़ों से मिलके हमारा एलॉय बनता है ड्यूराल्यूमिन। ड्यूराल्यूमिन का यूज़ ये होता है कि ये बहुत हल्का होता है, बहुत लाइट वेट होता है, बहुत लाइट वेट होता है, लेकिन इसका स्ट्रेंथ देखें तो कई गुना होता है नॉर्मल आयरन या स्टेनलेस स्टील से। इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, और ये लाइट वेट होता है। और किस चीज़ से बना हुआ होता है? एल्यूमिनियम से, मैग्नीज से, कॉपर से, मैग्नीशियम और आयरन से। तो इसका यूज़ कहाँ करेंगे हम लोग? हल्का होगा और स्ट्रेंथ होगा तो हम ऑफ कोर्स इसका यूज़ करेंगे एयरप्लेन बनाने में। इसकी चर्चा मैंने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर्स में ही की थी, पहले लेक्चर में। उसके बाद हमारा निक्रोम इंपॉर्टेंट है। निक्रोम भी हमारा एक एलॉय है जो कि किस चीज़ से बनता है? एज द नेम सजेस्ट, निकल प्लस क्रोमियम, निकल प्लस क्रोमियम प्लस आयरन। तो क्या हो जाता है? निक्रोम हो जाता है। इसको हम यूज़ करते हैं एज द रेसिस्टेंस वायर, एज द रेसिस्टेंस वायर। हम लोग इलेक्ट्रिक केटल है, इलेक्ट्रिक केटल है, इलेक्ट्रिक केटल में भी यूज़ करते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो निक्रोम का यूज़ हम कहाँ करते हैं? रेसिस्टेंस वायर में, इलेक्ट्रिक केटल में। तो आपने देखा कि निक्रोम का जो यूज़ है हम लोग वैसे जगह पे कर रहे हैं जहाँ रेसिस्टेंस वायर यूज़ है। रेसिस्टेंस वायर का मतलब होता है ऐसा वायर जो गर्म होके हीट रेडिएट करेगा। अगर जो वायर गर्म होके हीट रेडिएट कर रहा है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होना चाहिए। तो निक्रोम वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे हाई मेल्टिंग पॉइंट या जो ज़्यादा गर्म होके अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा ताकि हमको हेल्प हो सके, वहाँ निक्रोम को हम यूज़ करते हैं। इसको प्लीज़, एक मिस्टेक हो गया था, फ्यूज़ में यूज़ नहीं करते हैं, प्लीज़ माइंड दिस। निक्रोम इज़ नॉट यूज्ड इन फ्यूज़। तो आप पूछेंगे कि फ्यूज़ वायर बना किससे होता है, तो ये भी समझ लेते हैं। फ्यूज़ वायर जो बनता है वो एक एलॉय से बनता है, ऐसे एलॉय से बनता है जो कि बना हुआ है टिन और लेड से। टिन का जो फॉर्मूला Sn लिखते हैं, लेड को हम Pb लिखते हैं। तो जो फ्यूज़ होता है, फ्यूज़ वायर हमारे ऐसे एलॉय से बना होता है जो टिन और लेड से बना हुआ है। तो निक्रोम हम यूज़ करते हैं रेसिस्टेंस वायर के लिए। होप आप ये बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो अब एलॉय जो हम बनाए, तो एलॉय का क्या मकसद होगा? उसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होंगी जिसके कारण हम एलॉय को बनाना प्रीफर करते हैं। तो एक एलॉय जो है एमलगम। एमलगम एलॉय जो होता है, ये किसी मरकरी के साथ किसी भी चीज़ को अगर आप मेटल को ऐड करेंगे तो जो एलॉय बनेगा उसको हम एमलगम बोलते हैं, ठीक है। ये आप लिस्ट में ऐड कर लीजिएगा, छूट गया था। तो जो एलॉय की प्रॉपर्टी हम देखेंगे कि जो एलॉय अगर बनाते हैं तो कोई एक उसमें प्राइमरी मेटल होगा, उस प्राइमरी मेटल में हम कुछ सेकेंडरी और टर्सरी मेटल को ऐड करेंगे। तो जो एलॉय की प्रॉपर्टी होगी, एलॉय की प्रॉपर्टी होगी कौन सी प्रॉपर्टी? अब उसकी कंडक्टिविटी हो या मेल्टिंग हो। तो जो कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट होगा एलॉय का, ये प्राइमरी जो हमारा मेटल था उससे इस एलॉय का जो होगा वो कम होगा। क्या चीज़? कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट। ये आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट,
conductivity and melting point of alloy is less than primary metal, right? चलिए अब इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। क्या है ना, आधा अधूरा बता सकते हैं लेकिन मन भरता नहीं है ना। इस लेक्चर को हम कहे तो 45 मिनट में आराम से फिनिश किया जा सकता था, कंप्लीट मेटल नॉन मेटल को, लेकिन आधा अधूरा बता के निकलने में लगता है थोड़ा छूट गया तो जमता नहीं है वो। चलिए अब देखते हैं कि ब्रास और ब्रॉन्ज ये किसका एलॉय है? कॉपर का एलॉय है। अग्रीड, मेरी बात को फॉलो करेंगे इसमें। तो ब्रास और ब्रॉन्ज जो है कॉपर के एलॉय है, और आपको पता होना चाहिए कि कॉपर इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ड्यू टू विच दिस इज वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। लेकिन वहीं ब्रास और ब्रॉन्ज जो है दे आर हैविंग वेरी लेस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इससे यह प्रूव हो गया, क्या प्रूव हो गया कि इवन इफ प्राइमरी मेटल की कंडक्टिविटी ज़्यादा है, उससे जो एलॉयज बनेंगे उसकी कंडक्टिविटी जो है वो कम हो सकती है। उसी तरह से सोल्डर की हम बात करें, सोल्डर का भी आप जो देखेंगे, जो सोल्डर है, सोल्डर का भी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट इज़ वेरी लेस। ये जो सोल्डर है इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है, लेकिन इसके कंस्टिट्यूएंट्स देखेंगे तो उनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे लेड। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी जो आपको समझने लायक थी एलॉयज़ के लिए, एंड दिस वेर वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा, इससे रिलेटेड काफ़ी फैक्ट्स मिलेंगे, और इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट आपको मिलता है ना, आप इसको इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि इस एरिया से फैक्चुअल सवाल काफ़ी बनते हैं। जो एसिड बेस वाला था उससे कंसेप्चुअल ज़्यादा बनता है, ठीक है, एक आध फार्मूला वाला पूछेगा, लेकिन ये वाला चैप्टर है ना, इससे फैक्चुअल बहुत बन जाता है सवाल। तो इसका फैक्ट बुक आप बना के रखिए, उसको बार बार रिवाइज करिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक जो है वो कोरोजन होगा, कोरोजन। आप एग्जाम्पल में देखिए, आप अगर चांदी पहन रहे हैं, चांदी की अंगूठी पहन रहे हैं, कुछ टाइम के बाद देखेंगे तो सिल्वर क्या है, वो ब्लैक पड़ जाता है, वो काला पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो एयर को एक्सपोज होता है, when that is exposed to air, what happens, जो सल्फर है, कहाँ है सल्फर? आपके एटमॉस्फेयर में, आपके एयर में, वो रिएक्ट करता है आपके सिल्वर से। जो एटमॉस्फेयर में सल्फर है वो रिएक्ट करता है आपके सिल्वर से, और एक अलग तरह का कंपाउंड बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड, ये जो सिल्वर सल्फाइड है, दिस इज द प्राइम एजेंट जिसके कारण आपका जो आप ज्वेलरी पहनते हैं अगर कोई सिल्वर की, चांदी की, तो क्या है, उसका कलर जो है वो थोड़ा ग्रेइश हो जाता है, एक कोटिंग बन जाता है सिल्वर सल्फाइड का। उसी तरह से आप कॉपर को अगर देखेंगे, अगर कॉपर में देखेंगे तो कॉपर को अगर आप एटमॉस्फेयर में ज़्यादा टाइम छोड़ दिए, स्पेशली कब, जब उस पर मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट करेगा। तो जब आप मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट करेगा तो क्या होगा, उसका जो ब्राउन सरफेस है, इस पे जो साइन आता है, वो साइन जो है वो कम होने लगेगा। जैसे ही साइन कम होने लगेगा तो इसके कारण, इसके फलस्वरूप क्या है, उस पर एक ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाएगी। ग्रीन कलर की कोटिंग कहां आएगी? कॉपर पे आएगी। क्यों आएगी? मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के कारण आएगी, राइट। ये जो ग्रीन कोटिंग आ रही है, दिस ग्रीन कोटिंग इज, तो ये जो ग्रीन सब्सटेंस है, ये ग्रीन सब्सटेंस और कुछ नहीं बल्कि कॉपर कार्बोनेट है, कॉपर कार्बोनेट है। सेम फिनोमिनन अगर आप आयरन के साथ देखते हैं, सेम फिनोमिनन जैसे आप आयरन के साथ देखते हैं, तो आयरन जब मॉइस्ट एयर के साथ ज़्यादा टाइम तक एक्सपोज रहता है तो क्या होता है, उस पर एक कोटिंग आ जाती है। वो कोटिंग क्या होती है? वो कोटिंग जो होती है वो ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस होता है, ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस होता है। ये वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि बिकॉज दिस हैज़ बीन गिवन इन एनसीईआरटी। अब आपको पूछेगा कि आयरन, देखिए अब कोरोजन तो रस्टिंग फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, बीपीएससी का। तो ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस अगर दे दिया आयरन के ऊपर तो आप घूमिएगा नहीं ज़्यादा, आप समझ जाइएगा ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस क्या है, ये कुछ और नहीं बल्कि रस्टिंग की ही बात कर रहा है। जो रस्ट का लेयर है किसके ऊपर? आयरन के ऊपर। किसकी वजह से? मॉइस्ट एयर में ज़्यादा टाइम रहने की वजह से उस पर एक कोटिंग आ जाती है ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस की, जिसको हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग बोलते हैं।
चलिए, तो दोस्तों जब आयरन पे रस्टिंग होगी, जब आयरन है, सपोज ये एक आयरन का टुकड़ा है, इस पे एक लेयर आ जाएगा रस्टिंग का, ब्राउन फ्लैकी लेयर आ जाएगा रस्टिंग का इस पे। अब मुझे बताइए कि इस रस्टिंग के आने से, ये जो रस्टिंग क्या है, ये तो ऑक्साइड का लेयर है, ऑक्साइड का लेयर है। इस रस्टिंग के लेयर के आने से इसके वजन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके वेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको ये समझना होगा कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा कि लॉन्ग टर्म के लिए रस्टिंग से आयरन पे के वेट पे क्या असर पड़ेगा, तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जब भी सवाल आता है ना, तो एनी क्वेश्चन विच इज बीइंग आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन इज टोटली कंसिडर्ड इन अ आइडियल कंडीशन। आइडियल कंडीशन में क्या होगा, रस्टिंग जो है इस पे जमा होता जाएगा, जमा होता जाएगा, जमा होता जाएगा। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है ना कि ये कोरोड करके इसको खा जाएगा और ये गिरने लगेगा नीचे। इतना नहीं सोचना है हाई लेवल, सेकेंड लेवल की बात नहीं सोचनी है। अगर रस्टिंग हो रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर लेयर आ रहा है, ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस का लेयर आ रहा है। जब लेयर पे लेयर जमा होता जाएगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली आयरन का वेट जो है वो लॉन्ग टाइम तक इंक्रीज होता रहेगा। एंड दैट वाज द आंसर व्हाट बीपीएससी कंसीडर्ड इन दिस। ठीक है, तो जो इस पे आता है ऑक्साइड लेयर, उसमें क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन और आयरन जब रिएक्ट करते हैं तो जो Fe2O3 बनेगा या और भी कोई रिलेटेड कंपाउंड जो बनेगा, उसका लेयर आ जाएगा उस पे, और उस लेयर के कारण इसका वजन जो है कंटिन्यूअस बढ़ता जाएगा। तो अब आप बोलेंगे कि अब इसका क्या उपाय है। हमारी बहुत सारी चीज़ें तो लोहे की बनती है, सब कुछ तो स्टील में नहीं बना सकते ना, तो लोहे की बनानी है हमको। जब लोहे की बनानी है और रस्टिंग हो जा रही है तो कुछ हमारे पास उपाय है। विज्ञान की दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। तो रस्टिंग को हटाने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, एलॉइंग कर देंगे उसको। एलॉइंग कर देंगे मतलब आप आयरन के साथ कार्बन मिक्स कर दीजिए, क्रोमियम मिक्स कर दीजिए, निकल मिक्स कर दीजिए, मैंगनीज मिक्स कर दीजिए। आपके पास जो बनेगा दैट विल बी फाइनल मटेरियल, वो हो जाएगा कोरोजन रेसिस्टेंट। दूसरा तरीका, आप क्या करिए, उस पर गैल्वेनाइजेशन कर दीजिए उसका। आप पूछेंगे गैल्वेनाइजेशन क्या है। गैल्वेनाइजेशन में आप क्या करते हैं, आप एक आयरन रॉड लेते हैं, इस आयरन रॉड को जिंक के सॉल्यूशन में आप डालते हैं। जिंक के सॉल्यूशन में डालते हैं तो वहाँ से जो जिंक निकल के इसके ऊपर आ जाता है। इसमें कौन सा रिएक्शन यूज़ होता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूज़ होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूज़ होता है, यानी कि जो रिएक्टिविटी सीरीज वाला फंडा हमने पढ़ा था, वही फंडा यहाँ हमको लगाना है। अब हम देखेंगे कि कुछ ऐसे मेटल हमको बताइए जो उनकी खास प्रॉपर्टी होगी, जैसे विच मेटल इज द हेवीएस्ट। तो हेवीएस्ट में बात करेंगे तो वो हो जाएगा ऑस्मियम। अगर हम लाइटेस्ट मेटल की बात करेंगे, विच इज द लाइटेस्ट मेटल, तो हो जाएगा लिथियम। ठीक है, अगर डेंसिटी बढ़ती है किसी भी मेटल की, अगर डेंसिटी बढ़ती है किसी भी मेटल की, तो उसका हैवीनेस जो है वो भी बढ़ेगा। राइट, चलिए, इसमें एक्सप्लेन करने लायक कुछ नहीं है, सब रटने वाला है। इसको फैक्ट बुक में नोट करके रखिए और बार बार रिवाइज करिए। अब जो मेटल है, मेटल की एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी टॉक्सिसिटी से भी रिलेटेड है। टॉक्सिसिटी मतलब पॉइजनस। ठीक है, तो कुछ ऐसे मेटल्स हैं हमारे पास जो मेटल क्या है, टॉक्सिक इन नेचर होते हैं। वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपके हेल्थ पे इंपैक्ट डाल सकते हैं। जैसे पहला हम लेते हैं, इसमें पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्रोमियम। क्रोमियम जो है ये क्या करता है, ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफेक्ट करता है और रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन करने की काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी रखता है ये। इसके कारण जो है वो अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सब होने का खतरा रहता है क्रोमियम के कारण। दूसरा मेटल कैडमियम। कैडमियम भी टॉक्सिक इन नेचर है। कैडमियम की वजह से क्या होगा, कैडमियम आप देखते हैं जो टोबैको स्मोक होता है, टोबैको स्मोक अगर आप करते हैं यानी कि आप कैडमियम को इनहेल कर रहे हैं। जब आप कैडमियम को इनहेल कर रहे हैं तो क्या होगा, जैसे जैसे कैडमियम बिल्डअप होगा बॉडी में, किडनी जो है आपकी उसमें वो फ्रेजाइल होता जाए, वो काफ़ी फ्रेजाइल होता है, किडनी पे इफेक्ट करेगा और लास्टली जो है आपका किडनी फेलियर हो सकता है कैडमियम के कारण। इसी के कारण जो है इटाई डिजीज होता है, इटाई डिजीज।
इटाई डिजीज ड्यू टू कैडमियम। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉक्सिक मेटल जो है वो है कोबाल्ट। कोबाल्ट क्या करता है? कोबाल्ट जो है वो हार्ड होता है और ग्रे कलर का होता है, और इसके कारण आईज में, इसके कारण स्किन में, इसके कारण हार्ट एंड लंग्स, ये सब जो है ये इफेक्ट होते हैं। अगर इसका एक्सपोजर प्रोलॉन्ग्ड हो गया तो इसके कारण हो सकता है कैंसर, ठीक है, क्योंकि ये हो जाता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। चौथा टॉक्सिक मेटल जो है हमारे आसपास जो है वो है मरकरी। अगर आप मरकरी को देखते हैं तो इससे क्या होने का खतरा रहता है? इससे एक डिजीज है जो है मीनामाटा। मीनामाटा डिजीज होने का खतरा रहता है मरकरी से, और एक से रिलेटेड कन्वेंशन भी है, मीनामाटा कन्वेंशन, यूपीएससी में पूछा हुआ है। अगला मेटल जो है वो है आर्सेनिक। आर्सेनिक जो है इसके कारण स्किन रिलेटेड डिजीजेज होने का खतरा रहता है। आर्सेनिक के कारण स्किन रिलेटेड डिजीज और कैंसर का खतरा रहता है। तो ये सब जो हैं ये टॉक्सिक मेटल्स हैं जो हमारे हेल्थ पे नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये जो हमारा इतना था ये मेटल वाला पार्ट था, ठीक है। अब हम घुसेंगे नॉन मेटल वाले पार्ट पे। तो नॉन मेटल वाले पार्ट पे घुसेंगे तो उसके थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। तो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे उसका, देखिए ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रेफाइट और डायमंड के बारे में हमको पढ़ना है, और इनकी जो ग्रेफाइट और डायमंड की प्रॉपर्टीज हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, केमिकल रिएक्शन कैसा होगा दोनों का, क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा होगा, हार्डनेस कैसा होगा, दिस इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट एंड डायमंड। ऑर्डिनरी पेंसिल में कौन सा सब्सटेंस यूज होता है, दिस इज ऑल्सो ए फैक्चुअल क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डायमंड एंड ग्रेफाइट इज ट्रू, मतलब डायमंड एंड ग्रेफाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम क्वेश्चन, लगभग सेम क्वेश्चन रिपीट है। देखिए ये क्वेश्चन 67th कैंसल्ड में आया और सेम क्वेश्चन 68th में आया। कोई भी नया चीज नहीं होगा अगर ये क्वेश्चन फिर से 69th में रिपीट हो जाए तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, जैसे ही पढ़ेंगे हमको पता लग जाएगा। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एमोर्फस कार्बन क्या होता है, इसको भी देखेंगे। नंबर ऑफ सिग्मा इन पाई बॉन्ड्स, हम इसको बोलते हैं, आप मत देखिए, इसको काट दीजिए। इसको समझाने के चक्कर में आधा घंटा जाएगा और मिलना जाना कुछ नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन को आप देखते ही काट दीजिए। मेरा यही उद्देश्य था इसको इंक्लूड करने का, ठीक है। इसको कोई पढ़ने का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि उसको समझने में आपको समय लगेगा, उतने देर में आप हिस्ट्री में 5 क्वेश्चन ज़्यादा सही कर सकते हैं, है ना। हाइड्रोकार्बन इन विच 2 कार्बन एटम्स आर जॉइंड बाय डबल बॉन्ड इज कॉल्ड, ये हम देख लेंगे कि क्या क्या मेजर क्लासिफिकेशंस होते हैं, कार्बन किस तरह के कंपाउंड बनाता है। ऑक्सीजन इज एब्सेंट इन, इनका आपको अगर थोड़ा बहुत केमिकल प्रॉपर्टी पता रहेगा तो आपको इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये देखिए, सम मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड एज वेल बेस टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर, इसमें बात किया इसने एम्फोटेरिक ऑक्साइड का। ये क्वेश्चन मेटल का था, ठीक है, बीच में आ गया है। इसको हमने अच्छे से डिस्कस भी किया है क्लास में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लाफिंग गैस, लाफिंग गैस किसको बोलते हैं, ये कंप्लीट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपके पास वो फैक्ट बुक होगा जिसमें सारे फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, उसमें इसको भी इंक्लूड कर लीजिएगा, लाफिंग गैस को। इसके साथ साथ जो भी इसमें दिया हुआ है इसका फॉर्मूला अगर मिल जाए तो वो लिख लीजिएगा। द गैस विच कम्स आउट ऑन ओपनिंग अ सोडा वाटर बॉटल इज, कौन सा गैस रिलीज होता है तो वो आपको पता होना चाहिए। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन, देखिए फिर से सोडा वाटर आ गया, ठीक है। गैस यूज्ड इन वेल्डिंग, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछता है, बहुत बार पूछता है ये क्वेश्चन, वेल्डिंग में कौन सा गैस यूज होता है। ब्रोमीन क्या है, इसके बारे में मैंने बताया है ऑलरेडी कि ब्रोमीन एक एक्सेप्शन केस में आता है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ए ब्लीचिंग पाउडर, ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस्ड है पिछले लेक्चर में, हम इसमें इसको नहीं देखेंगे। बेकिंग सोडा, ये भी नहीं देखेंगे। विच वन हैज़ द हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, ये क्वेश्चन बिल्कुल देखेंगे हम। क्वार्ज क्रिस्टल आर यूज्ड इन क्लॉक्स आर, ये भी क्वेश्चन देखेंगे, फैक्चुअल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमॉर्फस सॉलिड, दिस इज द रिपीट क्वेश्चन। ब्लू विट्रॉल इज केमिकली, इसको भी हमने बताया हुआ है पिछले लेक्चर में। केमिकल यूज्ड फॉर डिस्ट्रॉइंग फंजाई इन द वाटर टैंक, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी हम देख लेंगे। बेकेलाइट इज फाउंड बाय द कंडेंसेशन ऑफ,
ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हम इसको देख लेंगे। बायोलॉजिकल प्रिजर्वेटिव चीफली कंटेंट्स, तो उसमें क्या होता है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेंगे। तो इतने हमारे क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। आप देखेंगे कि ज़्यादा कुछ डिटेल में नॉन मेटल कंपाउंड से नहीं पूछते हैं, इसी तरह के डायमंड, ग्रेफाइट, एलोट्रोप, इसी सबसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं। तो हम भी उसी तरह से अंदर जाएंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, कोई पढ़ने का मतलब नहीं है इसको, ठीक है। चलिए, तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको यह पता होना चाहिए कि जो मेजर दो तरह के बॉन्ड होते हैं जो मेटल बॉन्ड बनाते थे। मेटल में आपको याद होगा, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि वो क्या है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होते हैं। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, उससे कैटायन बनता है और उससे एनायन बनता है। तो ये वाला जो सिस्टम चलता है, ये एक तरह के बॉन्ड में चलता है। उस तरह के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉन्ड, या दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल होना चाहिए यहाँ पे, या फिर इसको आप आयनिक बॉन्ड बोलिए, सिंपल। आयनिक बॉन्ड जो है वो मेटल में एक्ट करेगा, किसके कारण, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए। वहीं अगर हम कार्बन की बात करें, जो कार्बन है जो कि एक मेजर नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है, तो कार्बन की अगर आप बात करते हैं ना, तो कार्बन में किस तरह का बॉन्ड होगा, ये होगा आपका कोवेलेंट बॉन्ड। जब कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो इसकी प्रॉपर्टीज भी जो है ना उसी हिसाब से चेंज होती जाएंगी, क्योंकि आपको आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड में थोड़ा डिफरेंस पता होना चाहिए। आयनिक बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ये ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है। ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पे वर्क करता है, आयनिक बॉन्ड जो है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे वर्क करता है। जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पे वर्क करता है। और हमने पिछली क्लास में ये भी पढ़ा था कि किसी भी सब्सटेंस की जो कैपेबिलिटी होती है रिएक्शन करने की, वो डिपेंड करता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो किसी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हो। तो आप जानते हैं कि मेटल्स जो रिएक्शन कर रहे थे, किसके कारण कर रहे थे, क्योंकि उनको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना था, और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए आइदर वो क्या कर रहे थे, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे थे, वही दूसरे एलिमेंट्स उसको गेन कर रहे थे, गेन करके वो कंपाउंड्स बना रहे थे। लेकिन अगर हम कार्बन की बात करें, तो कार्बन क्या करता है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में। अब 4 से पहुंचना है इनको 8, तो अब देखिए इसको लूज कितना करना पड़ेगा, 4, या फिर गेन कितना करना पड़ेगा, 4। तो दोनों सौदा जो है इसके लिए भारी पड़ रहा है, दोनों में हैवी एनर्जी चाहिए। तो ये अपना बीच का रास्ता निकालेगा, माध्यमिक मार्ग निकालेगा, बुद्धा वाला मार्ग निकालेगा, और कहेगा भाई हम जो है आयनिक बॉन्ड पे जाएंगे ही नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल बॉन्ड पे जाएंगे नहीं, हम क्या करेंगे, हम जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड अख्तियार करेंगे। जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा उसमें क्या होगा कि भाई साहब ना मेरा ना आपका, हम दोनों शेयर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, उसके साथ क्या है, वो कंपाउंड बनाएगा। तो जो कंपाउंड बनाएगा, तो आप समझिए कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं इसमें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो काफी वीक होता है कोवेलेंट बॉन्ड में, ये आप याद रखिएगा। चूंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होते हैं, इसका मतलब कि 2 मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स है, जिसको हम उबाल के उसको तोड़ते हैं, फिजिकल केमिकल चेंज में मैंने काफ़ी अच्छे से बताया था इसको। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, ये वीक होने के कारण क्या होता है, इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होती है, काफ़ी लेस होती है, काफ़ी कम होती है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर्ड रहते हैं 2 एटम्स के बीच में, तो कोई चार्ज का फॉर्मेशन नहीं होता है यहाँ पे। जब चार्ज का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो जनरली ये लोग जो होते हैं ना, दे आर वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जब हम कार्बन की बात कर रहे हैं और कार्बन के कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, तो हमको यह समझना होगा कि एलोट्रोपी क्या होती है। एलोट्रोपी जो है केमिस्ट्री की दुनिया में काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए कि कोई 2 एलिमेंट ले लेंगे, या सेम एलिमेंट के कोई 2 सब्सटेंसेस ले लेंगे,
जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो डिफरेंट होती है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। एलोट्रोप्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं सेम एलिमेंट के जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है डिफरेंट लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी होती है सेम। अब जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, सबसे बढ़िया एग्जांपल जो है वो क्या है, डायमंड का है एंड ग्रेफाइट का है। जब आप डायमंड और ग्रेफाइट का एग्जांपल लेते हैं तो आप इसमें देखते हैं कि जो डायमंड में क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है और जो ग्रेफाइट में कार्बन का स्ट्रक्चर होता है वो दोनों अलग होता है। इस जो कार्बन के, तो कार्बन में क्या होता है, कार्बन का स्ट्रक्चर जो है डायमंड में कार्बन का स्ट्रक्चर क्या होता है कि ईच कार्बन एटम जो है दैट इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स, और ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है कि वो रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो जाता है। लेकिन ग्रेफाइट में क्या होता है कि एक कार्बन एटम जो है वो 3 अलग कार्बन एटम से ज्वाइन है और एक प्लेन बनाता है, इस तरह का प्लेन बनाता है और ये प्लेन एक दूसरे से अटैच है। लेकिन डायमंड के केस में क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर वो काफी रिजिड होता है, वो हर तरीके से पैक्ड रहता है। तो इसके कारण क्या है कि दोनों की प्रॉपर्टी जो है डायमंड की और ग्रेफाइट की जो प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी, वो काफी डिफरेंट होती है, बजाय इसके कि दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो सेम होती है। जब आप देखते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होने के बाद भी अगर केमिकल प्रॉपर्टी सेम है तो डायमंड को हम पाते हैं कि दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस दैट इज अवेलेबल। बट ग्रेफाइट जो है, आप ग्रेफाइट को देखेंगे तो ये काफी स्मूथ होता है और स्लिपरी भी होता है, तो डायमंड और ग्रेफाइट में इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके अंदर एटम का ऐसा कंस्ट्रक्शन होता है कि दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है, बजाय इसके कि दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज आर वेरी सिमिलर। तो डायमंड को हम सिंथेसाइज कर सकते हैं क्या? तो डायमंड सिंथेसाइज किया जाता है और डायमंड कैन बी सिंथेसाइज कैसे? तो प्योर कार्बन को हम हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर पर सिंथेसाइज करते हैं तो उससे डायमंड निकल के आता है। तो ये डायमंड जो है निकल के आएगा वो सिंथेटिक डायमंड कहलाएगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि सिंथेटिक डायमंड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द प्योर कार्बन बाय गिविंग इट टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो ये सही स्टेटमेंट हो जाएगा। तो आप पूछेंगे क्या सिर्फ 2 कार्बन के एलोट्रोप्स हैं क्या? नहीं, एक तीसरा फॉर्म भी एग्जिस्ट करता है जिसको हम बोलते हैं C60 और उसका नाम है फुलेरिन जो है दिस इज द 3rd एलोट्रोप ऑफ कार्बन। इसकी क्या खासियत है कि इसमें जो कार्बन एटम्स अरेंज होते हैं ना, जो कार्बन एटम्स का अरेंजमेंट होता है ये फुटबॉल की तरह अरेंज्ड होता है। इसके अंदर फुटबॉल की तरह अरेंज होता है और ये फुटबॉल की तरह जो डिजाइन है और वो एक डोम की तरह दिखता है। ऐसा होता नहीं, ये वाला डोम स्ट्रक्चर ताजमहल के ऊपर जैसा है, तो वो ऐसे डोम स्ट्रक्चर की तरह दिखता है जिसको बोलते हैं जियोडेसिक डोम। इस जियोडेसिक डोम को डिजाइन किया था एक यूएस आर्किटेक्ट ने जिसका नाम था बकमिंस्टर फुलर, और इसी आर्किटेक्ट जो बकमिंस्टर फुलर है इसी के नाम पे मॉलिक्यूल का नाम जो क्या हो गया है वो फुलेरिन हो गया है। ठीक है, तो 3 एलोट्रोप जो हैं वो कार्बन के हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलेरिन। तो हम देखते हैं कार्बन की एक और प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट होती है जिसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, एक ऐसी यूनिक एबिलिटी होती है किसकी? कार्बन की यूनिक एबिलिटी होती है कैटिनेशन करने की, और कैटिनेशन एक ऐसी क्षमता है कि एक कार्बन एटम जो है वो डिफरेंट कार्बन एटम्स के साथ कंपाउंड बना सकता है। तो जैसे ये कार्बन लिया, ये बनाया इस कार्बन के साथ, ठीक है। अब इस कार्बन को आप देखेंगे तो ये कार्बन क्या करेगा, फिर से 4 कार्बन के साथ बनाएगा,
है ना। तो आपके पास ये कार्बन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फिर देखेंगे ये चेन भी एडवांस हो जाएगा, ये चेन भी एडवांस हो जाएगा इससे, फिर ये चेन भी एडवांस हो जाएगा, ये चेन भी एडवांस हो जाएगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को जो अडॉप्ट करने वाला एलिमेंट है वो अकेला यूनिक प्रॉपर्टी है कार्बन का, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन की वैलेंसी होती है 4। यही 4 वैलेंसी के कारण ये क्या है, आयनिक बॉन्ड नहीं बना पाता। ये कौन सा बॉन्ड बनाता है? ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो क्या है, अगर 4 वैलेंसी है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है, तो ये 4 डिफरेंट मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन के साथ, मोनोवैलेंट एलिमेंट्स के साथ क्या है, कंपाउंड बना सकता है। मोनोवैलेंट मतलब अगर इसकी वैलेंसी 4 है, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन की इसको दरकार है। तो चाहे 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले आ जाएं, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले 2 एलिमेंट आ जाए, या फिर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले 4 इलेक्ट्रॉन आ जाए, या फिर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले 1 आ जाए और 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले 1 आ जाए। तो इस कारण से क्या है कि कार्बन एक डाइवर्स नंबर ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। इसी डाइवर्स नंबर ऑफ कंपाउंड्स के फॉर्मेशन के कारण ये 2 तरह के मेजर कंपाउंड्स बनाता है, एक है सैचुरेटेड और एक है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड, जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो हम ज़्यादा अंदर तक नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इतना जानेंगे कि 2 तरह का मेजर कंपाउंड्स बनाता है, ये सैचुरेटेड भी बनाता है और अनसैचुरेटेड भी बनाता है। तो अगर सैचुरेटेड कंपाउंड बनाता है तो सैचुरेटेड का 2-4 एग्जाम्पल देख लेते हैं किस तरह का बनाता है। तो सैचुरेटेड में हम देखते हैं मीथेन। मीथेन जो बनाता है उसको बोलते हैं CH4, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे CH4। दूसरा सैचुरेटेड कंपाउंड का एग्जांपल देखें तो बनाता है इथेन, और ये जो डिवीजन है इसको हम लोग बोलते हैं अल्केन। जो एल्केन है वो सैचुरेटेड डिवीजन का हाइड्रोकार्बन है जो कि कार्बन बनाता है। जो इथेन का फॉर्मूला है वो है C2H6। जब C2H6 हो गया तो इसका कुछ ऐसा डिनोट होता है, ये कार्बन है, इसकी 4 वैलेंसी है, एक कार्बन एक दूसरे से जुड़ गया, 3 इसके चारों तरफ हाइड्रोजन हो गए। एक और एग्जांपल लेते हैं हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, तो वो एग्जांपल हम किसका लेंगे, वो लेंगे हम प्रोपेन का। तो प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8। जब C3H8 को आप देखेंगे तो एक कार्बन ऐसे ऐसे ऐसे, बाकी सब जगह हाइड्रोजन, सब के 4 वैलेंसी सेटिस्फाई होनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन हैं, 8 हाइड्रोजन है। ये हो गया प्रोपेन। 3 एग्जाम्पल काफ़ी है ये समझने के लिए कि ये स्केलेटन जो है, ये स्ट्रक्चर जो हमने बनाया है वो अल्केन का बनाया है। इसी तरह से अनसैचुरेटेड कार्बन में क्या होता है, आप एक चीज में गौर करिए, सब जगह सिंगल बॉन्ड यूज हो रहा है। जिस टाइप का बॉन्ड यूज हो रहा है, बॉन्ड का मतलब एक एटम जो है या एक एलिमेंट जो है दूसरे एलिमेंट से किस तरह का बॉन्ड बना रहा है, किस तरह का रिलेशन बना रहा है एक कंपाउंड बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए शेयरिंग है, यहाँ पे कहीं भी प्लस माइनस आपको नहीं दिखेगा। तो इस टाइप का जो चीज़ है सबसे पहला तभी याद रखना है कि कोवेलेंट है। कोवेलेंट के अंदर आइदर सिंगल बॉन्ड होगा या डबल होगा या ट्रिपल होगा। तो जो अल्केन है वो किस कैटेगरी में आएगा, वो सिंगल बॉन्ड की कैटेगरी में आएगा। वहीं अगर अल्कीन और अल्काइन की बात आएगी तो अल्कीन जो है, अल्कीन डबल बॉन्ड में आएगा, और अल्काइन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड में आएगा। राइट। तो इस तरह से जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की दुनिया चलती है इसमें। इससे ज़्यादा हमारे काम की कुछ चीज़ नहीं है इसमें, और हमको अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना चाहिए, क्योंकि उससे जो अगर कुछ फैक्ट नए मिलते हैं तो मिल जाएंगे, अदरवाइज नॉन मेटल में इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने का है नहीं। अगर सोप वाला चीज़ है तो सोप वाला चीज़ जो है हम नेक्स्ट में कवर कर लेंगे, जो हमारा नेक्स्ट वाला आएगा वीडियो उसमें हम सोप वाला चीज़ कवर कर लेंगे। फिलहाल जो है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक एक करके चलते हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा नंबर है ना। तो विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 63। तो पहला क्वेश्चन जो है डिफरेंट मेटलर्जिकल प्रोसेस के बारे में बता रहा है। जहाँ हमने देखा था कि हम ओर को कैसे निकालते हैं, अलग अलग रिएक्टिविटी सीरीज़ के जो अलग अलग मेटल्स हैं उनको हमने देखा था कि अलग अलग तरीके से निकालते हैं। जो हमारा इसमें रोस्टिंग हमने देख लिया था,
फ्रोथ फ्लोटेशन देख लिया था, कैल्सिनेशन देख लिया था, स्मेल्टिंग एक हमारे लिए नया है यहाँ पे। स्मेल्टिंग में क्या करते हैं कि जो ऑक्साइड है मेटल का, उसके साथ हम कुछ रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं। वो रिड्यूसिंग एजेंट का क्या काम होगा कि इस मेटल का जो ऑक्साइड होगा, सपोज आपके पास कोई एक्स मेटल है, उसका ऑक्साइड है, तो रिड्यूसिंग एजेंट जो रहेगा, ये सब्सटेंस जो रहेगा, इसके ऑक्सीजन को भगा देगा और ये मेटल खाली रह जाएगा। तो वो काम होता है स्मेल्टिंग में, और ये काम होता है किसमें? फर्नेस में होता है। तो मेटल जो है इसमें क्या होता है? मोल्टेन स्टेट में मिलता है। लेकिन हम ये देखे थे रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में कि क्या है, जब हम तब तक हीट करते हैं जब तक उसका मेल्टिंग पॉइंट रीच ना हो, तो मेल्ट होने की बात नहीं होती है। फ्यूज स्टेट मतलब कि वो मोल्टेन स्टेट में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, स्मेल्टिंग हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग आर द कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्रास? ये मैं बिल्कुल भी इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आप जाके देखिएगा और जरूर कमेंट करिएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन है जिसको आप कमेंट करेंगे। आप कंप्लीट स्टेटमेंट लिखेंगे, जो कमेंट बॉक्स है उसमें क्या लिखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्रास इज दिस एंड दिस। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने इसको डिस्कस किया है क्लास में। आगे, ब्रास इज एन अलॉय ऑफ, सेम क्वेश्चन याद करिए, जेड वाला फंडा मैंने बताया था। अगला, स्टेनलेस स्टील इज एन अलॉय ऑफ, ये भी मैंने बताऊंगा। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया आपका, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया ब्रास वाला। चलिए, स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन मेनली विद द, सबसे ज़्यादा उसमें क्या रहता है स्टेनलेस स्टील में? तो एकदम से क्लियर है, सबसे ज़्यादा मेनली जो रहता है उसमें हम लोग क्या डालते हैं? क्रोमियम डालते हैं। किसके बाद? आयरन के बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? ये एलॉय की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर रहा है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, तो हमको इसको समझना चाहिए। एलॉय जो है आपको पता है कि क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का, या मेटल्स या नॉन मेटल्स का। इसको कैसे प्रोड्यूस करते हैं हम? प्राइमरी मेटल को हम मोल्टन स्टेट में लाते हैं, उसके बाद उसके अंदर और भी सारे जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स हैं उनको डालते हैं और एक एलॉय बनाते हैं। तो अब अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो इसमें हम देखेंगे एलॉय हेल्प्स इन इंप्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मेटल। ये बिल्कुल सही है। एलॉय इज ए हेट्रोजिनस मिक्सचर। हेट्रोजिनस मिक्सचर में बार बार इस पर जोर डाल रहा था कि एलॉय इज एन होमोजीनियस मिक्सचर, तो यहीं पे गलत हो गया। इसका ये आंसर बी खत्म हो गया। पूछ रहा है इनकरेक्ट, तो बी जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एलॉय इज लेस देन दैट ऑफ द प्योर मेटल, ये हमने बताया भी था आपको क्लास में। सम फेमिलियर एग्जांपल्स ऑफ एलॉय इंक्लूड्स ब्रास, ब्रॉन्ज एंड स्टील। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। आप ये याद रख लीजिएगा, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलॉय जो होता है वो क्या होता है? कम होता है। किससे? जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स होते हैं या प्योर मेटल है उससे। व्हाट हैपेंस टू द वेट ऑफ आयरन व्हेन इट रस्ट्स? जब रस्टिंग होती है तब क्या होता है? जब रस्टिंग होती है तब क्या होगा? इसका भी एग्जांपल मैंने अपनी क्लास में काफ़ी अच्छे से दिया था कि इट इंक्रीजेज फॉर ए लॉन्ग टाइम। क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि ऑक्साइड का लेयर बनता है ब्राउन कलर का, ये लेयर पर लेयर बनता जाएगा। आप ये क्यों सोच रहे हैं कि झड़ जाएगा? कहीं भी सवाल पूछता है तो आइडियल कंडीशन में पूछता है, आपको आइडियल कंडीशन में ही इसका जवाब देना है। तो ज़्यादा एक स्टेप ओवर स्टेप करके सोचना नहीं है, सवाल वहीं गलत होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन इन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो किसका एग्जाम्पल है? तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन। उसमें क्या होता है? ऑक्साइड का लेयर आता है, किस पे? मेटल पे आता है ऑक्साइड का लेयर। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, इसको मैंने बताया था अच्छे से। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन कौन सा होता है? रॉट आयरन होता है। किससे से बनता है? ये कास्ट आयरन से बनता है। दोनों चीज़ को बारे में मैंने क्लियरली बताया था। विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज वाइट मेटल? वाइट मेटल किसको बोलते हैं? ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है वो सी होना चाहिए। बीपीएससी ने ई कंसीडर किया है इसमें शायद उन्होंने प्लेटिनम को भी वाइट मेटल कंसीडर किया है। वैसे आपको बता दें कि वाइट गोल्ड किसको बोलते हैं? वाइट गोल्ड किसको बोलते हैं? वाइट गोल्ड जो है वो प्लेटिनम को बोलते हैं। तो प्लेटिनम भी जो है वाइट मेटल है और पैलेडियम वाइट मेटल होता है। तो बी और सी के कारण इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। 74 नोबल मेटल्स क्या होते हैं? नोबल मेटल्स ऐसे मेटल्स होते हैं जिनकी रिएक्टिविटी एकदम कम होती है, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है? एकदम निचले खाते पे होते हैं। जब उनकी रिएक्टिविटी एकदम कम होगी क्या है, तो उसके कारण वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, जैसे गोल्ड, जैसे सिल्वर। ये सब एलिमेंट्स जो हैं वो
नोबल मेटल्स में आ जाएंगे। तो जनरली ये सब मेटल्स ज्वेलरी में, कॉइन्स में और अदर डेकोरेटिव आइटम्स में यूज होता है। तो इसका आंसर जो क्या हो जाएगा, नोबल मेटल्स आर फाउंड इन प्योर फॉर्म इन नेचर, क्योंकि वो दूसरे के साथ रिएक्शन कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे है। यूरेनियम और लेड आर एग्जाम्पल ऑफ नोबल मेटल्स, ये सही नहीं है। अगर ये प्योर फॉर्म में मिलता तो समझिए यूरेनियम का एनरिचमेंट की जरूरत नहीं पड़ती इसकी, ठीक है। तो ये प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है द हैवीएस्ट मेटल अमंग द फॉलोइंग। अगर हैवीएस्ट मेटल की हम बात करें तो क्या है, जो जितना ज़्यादा हैवीएस्ट होगा यानी कि उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, एटॉमिक नंबर उतना ज़्यादा होगा। तो सबसे जो हैवीएस्ट मेटल है वो होता है ऑस्मियम, और सबसे लाइटेस्ट जो होता है वो होता है लिथियम। तो आप हैवीएस्ट और लाइटेस्ट को समझ गए, तो आप ये भी समझ लीजिए कि इसमें से सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट कौन सा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट जो है वो है प्लैटिनम। हैवियर मेटल अमंग द फॉलोइंग, इसमें से हैवियर मेटल कौन सा है, तो अगर आप देखेंगे तो इसमें हैवियर मेटल जो है वो ऑस्मियम है, ये आपको पहले से बताया हुआ है। आइडेंटिफाई द मेटल विच इज़ नॉन टॉक्सिक इन नेचर। आप जरूर वीडियो को देखिएगा, इसमें से आपको पता लगेगा कि मैंने बाकी 3 के बारे में अच्छे से बताया है और कौन सा टॉक्सिक नहीं है। अगर इसका जवाब आपको नहीं भी आता है ना, फिर भी आप इसको अच्छे से जवाब दे सकते हैं। प्लीज़ आंसर दिस इन कमेंट बॉक्स, प्लीज़ आंसर दिस इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो इसका जवाब आपको कॉमन सेंस से भी दे सकते हैं और नॉलेज के साथ भी दे सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का सबसे इंपॉर्टेंट ओर कौन सा है, तो बॉक्साइट ओर है। बॉक्साइट से रिलेटेड काफ़ी मूवीज़ भी बनती है ना, नियमगिरी हिल्स के लेके, तो देखिएगा वो। केमिकल फार्मूला फॉर सफायर, इसको भी मैंने बताया हुआ है, Al2O3 इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अगर हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट की बात करता है तो सबसे ज़्यादा किसका है, बोरोन, सिलिकॉन, आयरन या एल्यूमिनियम। तो इसका आंसर जो है वो बोरोन हो जाएगा। क्यों होगा बोरोन, क्योंकि बोरोन क्या करता है ना कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। और आप देखेंगे कि बोरोन ऐसा सब्सटेंस है जो मेटलॉइड्स की कैटेगरी में आते हैं। ये ना तो मेटल है ना ही नॉन मेटल है। तो ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा एक्सेप्शन इन कैरेक्टर है ना। इसको देख लीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो इसमें बोरोन हो जाएगा। बोरोन का देखें तो कलर जो है रेड ब्राउन होता है और रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहता है और जल्दी ही एवोपरेट कर जाता है। इसे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एलिमेंट, कौन सा इसमें जो है वो एलिमेंट का टाइप नहीं है। तो देखिए एलिमेंट की जो मेजर कैटेगरी है मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स की। गैस जो है ये फॉर्म ऑफ मेटल है, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो टाइप ऑफ मेटल नहीं है। यहाँ आपको लैंग्वेज में फंसा रहा है फॉर्म और टाइप में, ठीक है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। दीज आर नॉट गुड क्वेश्चंस, इसको मैं गुड क्वेश्चन नहीं मानूंगा। ये सब फंसाने वाला, जबरदस्ती का फंसाने वाला क्वेश्चन है। विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, हाँ इस पे बात कर सकते हैं हम लोग। इसलिए बात कर सकते हैं क्योंकि इसमें बताइए आपको रिएक्टिविटी सीरीज अगर थोड़ी सी बहुत पता है, 2-3 एलिमेंट भी पता है, तो इसका आंसर आप पोटासियम सही मारेंगे, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज से क्वेश्चन था। अगला जो है सिल्वर, आयरन एंड कॉपर आर रिएक्टिव इन नेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर। ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज से मिल जाएगा कि कौन सा जो है वो सही है। तो आप इसका भी आंसर हमको कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन नंबर 83 का भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रेफाइट एंड डायमंड इज करेक्ट। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है। दे हैव द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो दे हैव द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं। हमने डिस्कस किया कि दोनों का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, फिजिकल कैरेक्टर है, वो डिफरेंट होता है। दे हैव द सेम हार्डनेस, अगर सेम हार्डनेस की बात करें तो हमने देखा था कि डायमंड की हार्डनेस सबसे ज़्यादा है, लेकिन ग्रेफाइट क्या है, स्लिपरी भी होता है, तो ये भी गलत हो गया। दे हैव द सेम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी कैसे, ग्रेफाइट की कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, डायमंड की उतनी ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि उसका फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसा है। दे कैन अंडरगो द सेम केमिकल रिएक्शन, ये तो बिल्कुल सही होगा क्योंकि एलोट्रोप्स का यही एक प्रॉपर्टी होता है क्या, कि सेम केमिकल रिएक्शन होगा लेकिन डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन ऑर्डिनरी पेंसिल। आपको पता है आपके पेंसिल में क्या रहता है, आपके पेंसिल में रहता है ग्रेफाइट। उस ग्रेफाइट को जब आप लिखते हैं उसकी प्रॉपर्टी होती है, ग्रेफाइट मैंने बताया था ऐसा लेयर होता है। जब आप लिखते हैं तो आपके जो पेंसिल का निब है वो एक टिप ये होता है। जैसे आप लिखेंगे ये लेयर हट जाएगा, अब ये लेयर आ गया, फिर आप कुछ लिखेंगे तब ये लेयर आ गया, फिर एक नया लेयर आ गया। तो ये प्रॉपर्टी के कारण, ग्रेफाइट की जो ये प्रॉपर्टी है, इसके कारण इसको हम यूज़ करते हैं पेंसिल में। अब इसी पेंसिल को हम
कहाँ, स्पेस में यूज़ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि यही जो हम लोग लिखते हैं तो उससे कण जो बाहर आएगा वो कण स्पेस में फ्लोट हो सकता है, जो कि किसी के आईज में जा सकता है। नॉर्मली वो ठीक से ये नहीं करेगा, इसके लिए हम लोग जनरली इसको स्पेस में यूज़ नहीं करते हैं पेंसिल को। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डायमंड एंड, फिर एक देखिए डायमंड एंड ग्रेफाइट का आया, सेम डिग्री ऑफ हार्डनेस होगा क्या? बिल्कुल नहीं। सेम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? बिल्कुल नहीं। सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर? बिल्कुल नहीं। तो आंसर इसका नन ऑफ दिस हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में किस तरह के मेटल्स होते हैं? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे ही नाम हुआ तो आपको कार्बन दिमाग में फ्लैश होना चाहिए। तो कार्बन जो है ऐसा एलिमेंट है जो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मौजूद रहता है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एमॉर्फस कार्बन क्या होता है? अगर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एमॉर्फस कार्बन की बात करें तो जो है वो लैंप ब्लैक में होता है। लैंप ब्लैक में जो देखेंगे आप करीब 99% तक कार्बन होता है। इसके लिए आंसर इसका जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन इन विच 2 कार्बन एटम्स आर जॉइंड बाय डबल बॉन्ड, आपको डबल बॉन्ड का जैसे ही आपको नाम लिया तो आपको क्या याद आना चाहिए? आपको याद आना चाहिए अल्कीन का, क्योंकि अल्कीन है, अगर ट्रिपल बॉन्ड रहा तो वो अल्काइन हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड रहा तो वो अल्केन रहेगा। ये फंडा है इसमें, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ऑक्सीजन इज एब्सेंट इन, ऑक्सीजन किस में एब्सेंट है? तो केरोसिन में ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, क्योंकि ये जो होता है ये हाइड्रोकार्बन है, ये कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बना है, इसमें ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं रहता है। सब मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड काफ़ी अच्छे से बताया हुआ है कि Al2O3 और ZNO जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। लाफिंग गैस कौन सा होता है? लाफिंग गैस, ये जो है थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है। लाफिंग गैस की अगर बात करें तो लाफिंग गैस कौन सा होगा? नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। गैस विच कम्स आउट आफ्टर ओपनिंग ए सोडा वाटर बॉटल, तो ये तो एकदम पता होना चाहिए, उसमें कौन सा गैस निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। सोडा वाटर ऑब्टेन बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, जो सोडा वाटर निकलता है उसका नेचर कैसा होगा? एसिडिक इन नेचर होगा। आप उसके इंग्रेडिएंट्स में पढ़िएगा। गैस यूज्ड इन वेल्डिंग, वेल्डिंग में कौन सा गैस हम यूज़ करते हैं? तो वेल्डिंग में जो है हम यूज़ करते हैं एसिटिलीन गैस और ऑक्सीजन गैस। एसिटिलीन को हम ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो हाई टेम्परेचर में बर्न होता है वो। जैसे ही हाई टेम्परेचर में बर्न होता है तो उसको हम मेटल को वेल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। मेटल को मेल्ट कर देता है वो, फिर 2 मेटल को ज्वाइन करके वो जैसे ही फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे आता है तो वो क्या हो? हार्ड हो जाता है। अब देखिए ब्रोमीन की बात कर रहा है तो ब्रोमीन को हमने काफ़ी डिस्कस किया था कि ब्रोमीन क्या है। ब्रोमीन एक रेडिश ब्राउन एलिमेंट है, कहे तो वो लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। इसको हमने क्लास में भी हमने डिस्कस किया था भी इसी लेक्चर में। ये सब नहीं करेंगे, ये सब हमने ऑलरेडी कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? सिलिकॉन का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि ये है नॉन मेटल, नॉन मेटल है और जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है कार्बन वाली वो सिलिकॉन में भी थोड़ी होती है, इसके लिए इसका थोड़ा बॉन्ड जो है ना मजबूत होता है, तोड़ने में थोड़ा समय लगता है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। क्वार्ज क्रिस्टल कहाँ यूज़ होता है? क्वार्ज क्रिस्टल जो क्लॉक में यूज़ होता है किस चीज़ से बना हुआ होता है? तो वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बना हुआ होता है, ठीक है। अब फिर एमॉर्फस सॉलिड पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमॉर्फस सॉलिड। अगर एमॉर्फस सॉलिड की बात कर रहा है तो वो यह है क्वार्ट्ज ग्लास यानी SiO2। अगला सवाल है, द केमिकल यूज फॉर डिस्ट्रॉइंग फंजाई इन द वाटर टैंक। वाटर टैंक में फंजाई को डिस्ट्रॉय करने के लिए कौन सा केमिकल यूज होता है? तो वो केमिकल कौन सा है? कॉपर सल्फेट है। हमने इसको इस सेम क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, वहाँ पे कॉपर सल्फेट का यूजेस मैंने बताया था कि किस तरह से वो क्लीनिंग एजेंट का भी काम करता है। बेकेलाइट किससे फॉर्म होता है? ये वाला जो है हम थोड़ा नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वाला चीज़ है ना, उसमें काफ़ी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे फूड प्रिजर्वेटिव है, सोप एंड डिटर्जेंट है, वो सब थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बायोलॉजिकल प्रिजर्वेटिव चिफली कंटेंट्स, बायोलॉजिकल प्रिजर्वेटिव्स में क्या होते हैं? तो उसमें जो है फॉर्मल्डिहाइड होता है। ये क्वेश्चन भी जो है हम अगले अपना जो लेक्चर आएगा उसमें प्रिजर्वेटिव की जो चर्चा करेंगे उसमें इसको भी कंसिडर करेंगे। तो हमने मेटल एंड नॉन मेटल को फिनिश कर लिया है कंप्लीटली और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया है। आप इसमें फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है, इससे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फिर से देखिए और इसका जो डिटेल्ड सॉल्यूशन है उसको आप पढ़िए और फिर इसको प्रिपरेशन करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।